सरकार द्वारा एक वर्ष में मैम जो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा उसे पेश करती है तो बजट के अंतर्गत आता है। हाँ, बजट के अंतर्गत आता है, यानी कि कहाँ से आ रहा है और फिर उसे वो किस किस मदों में खर्चा करने वाले हैं। एक वर्ष के लिए जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है एस्टिमेट, इसी को बजट कहते हैं। और बजट कितने वर्षों की को लेकर के बनाया जाता है? 3 वर्ष। 3 वर्षों को। कौन कौन से? आगामी, चालू और विगत, आगामी और जो चालू वर्ष है इसको लेकर के बनाया जाता है। बजट के बनने के प्रोसेस कितने हैं, कितने स्टेप? 6। सीक्वेंस से बता सकते हैं वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं? पहले प्रस्तुतिकरण, दूसरा आम बहस, तीसरा द्वारा जांच, बिल्कुल बहुत अच्छे। अनुदान की मांग पर मतदान, बहुत अच्छे। फिर 5वां विनियोग विधेयक का पारित होना, लास्ट में धन विधेयक का पारित होना। ये स्टेप है, 6 स्टेप से होकर के बजट आपका गुजरता है। बजट को संसद में कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन से नंबर की है? कोई नहीं देखा। मैंने कल क्वेश्चन किया था कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो कौन से नंबर के वित्त मंत्री हैं, क्या जाके कोई नहीं देखा। फिर से मैं नेक्स्ट डे यही क्वेश्चन करूंगी जब तक आप लोग देख के नहीं आएंगे। तो इनके द्वारा पेश किया जाता है, उसके बाद क्या होता है? उस पे आम बहस होती है। आम बहस पे हाँ समग्र चर्चा होती है लोकसभा में। उसके बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। स्थगित हो जाता है। इस दौरान विभागीय समितियों द्वारा इसका जांच किया जाता है और फिर सरकार के खर्चे को आगामी 2 महीने का जो खर्चा है वो सरकार का कैसे चले इसके लिए क्या लाया जाता है? लेखा अनुदान लाया जाता है। जो एक वर्ष के जो बजट में खर्चा आता है उसका कितना? 1/6% जो खर्चा होता है उसी को निकाल करके उनको दे दिया जाता है ताकि वो अपने 2 महीने का जब तक बजट फाइनल होता है पूरी तरह से तब तक अपना खर्चा चलाएं। उसी को लेखा अनुदान कहा जाता है। इसी में कंफ्यूजन था ना, तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? अभी नहीं समझ में आया? हमने ये लिखा कि लेखा अनुपात, आपने लिखा था कि अनुदान। अनुदान बेटे, लेखा अनुदान आप गलत सुन लिए होंगे। सही आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद आगे क्या था? विभागीय जांच समितियां, उसके बाद फिर विनियोग विधेयक के रूप में पारित होगा और लास्ट में ये वित्त विधेयक का रूप ले लेता है। तो ये स्टेप थे आपकी बजट पारित होने के। इसके अलावा क्या पढ़ा था आप लोगों ने बजट में? बजट में आपने पढ़ा था इसकी संरचना। केंद्रीय बजट की संरचना 2 प्रकार का था ना, कौन कौन सा? राजस्व बजट, पूंजीगत। हाँ, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्वगत बजट में क्या क्या आता है? राजस्व प्राप्तियां आती हैं। राजस्वगत प्राप्तियों में क्या क्या था? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। हाँ, वेरी गुड। और निगम कर, निमित्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आ गया। आगे गैर राजस्व, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ पढ़ना पड़ेगा बार बार, तब जाके रिवीजन होगा। राजस्वगत व्यय भी था। व्यय में क्या क्या था? हाँ, सब्सिडी, बहुत बढ़िया। और ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, अनुदान। चलिए, बहुत बढ़िया। और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या था? आंतरिक और बाह्य ऋण या सहायता और विनिवेश था और विदेशी ऋण था और ऋण वसूली था। हाँ, बहुत बढ़िया। निवेश, विनिवेश, ये सब क्या हो जाते हैं आपकी आदतें इसमें। पूंजीगत व्यय में क्या था? कुछ याद है? निवेश था, ऋण भुगतान। हाँ, ऋण का भुगतान। चलिए आप लोग
लोगों ने अच्छा प्रयास किया। जो 1-2 पॉइंट स्किप हो रहा है उसको फिर से देख लीजिएगा ताकि वो याद हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, इसके बाद हेडिंग होगा कुल सार्वजनिक आय। इसमें नोट कीजिएगा कुल सार्वजनिक आय में हेडिंग कीजिएगा राजस्व प्राप्तियां। कुल सार्वजनिक आय में हेडिंग कीजिएगा राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार के ऊपर, राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनके, राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती। सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती, कॉमा, ना ही परिसंपत्तियों में गिरावट होती है, ना ही परिसंपत्तियों में गिरावट होती है। परिसंपत्तियों में गिरावट होती है। इसके तहत निम्नलिखित 2 प्रकार की प्राप्तियां, इसके तहत निम्नलिखित 2 प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रकार की या इसके तहत निम्नलिखित 2 प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। हेडिंग कीजिएगा कर राजस्व प्राप्तियां। पहला, कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व प्राप्तियों में हेडिंग कीजिएगा प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, इसमें आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, कॉमा, पूंजीगत लाभ कर, पूंजीगत लाभ कर, कॉमा, ब्याज कर, कॉमा, अनुषंगी लाभ कर, अनुषंगी लाभ कर, कॉमा, प्रतिभूति लेन देन कर इत्यादि, प्रतिभूति लेन देन कर इत्यादि। अनुषंगी लाभ कर समझते हैं? अनुषंगी लाभ कर का मतलब क्या होता है? नहीं, पार्टनरशिप वाला नहीं। जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आपके जो मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं जो बड़े बड़े वर्कर्स हैं, आप उनको फ्री में फ्लाइट, फ्री में गाड़ी, फ्री में बहुत सारी उनको सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं। तो जो आप ये दे रहे हैं ना अपने काम करने वाले कर्मचारियों को सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है, उस पर भी कर लगता है। क्योंकि आप क्या करें, एक्स्ट्रा खर्चा आप किसी के पर कर रहे हैं तो उसमें भी तो इस वक्त आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने कर्मचारियों को इतनी लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे सरकार ने देती ना अपने बड़े बड़े अधिकारियों को बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, हर चीज सारी सुविधाएं, ऐसे ही बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके कर्मचारियों को भी कंपनी की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता है, जो ऐसी सुविधाएं देते हैं, उसके ऊपर उसी को कहते हैं अनुषंगी लाभ कर। कहीं कहीं से फ्रीज कर भी कहा जाता है, फ्रीज कर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, इसमें उत्पाद कर, सीमा
सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, मूल्य संवर्धन कर, मनोरंजन कर, मूल्य संवर्धन कर, बिक्री कर आदि। उत्पादन कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, मूल्य संवर्धन कर, बिक्री कर आदि। अब रीडिंग कीजिएगा। गैर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर के अतिरिक्त अन्य सभी स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त की गई, कर के अतिरिक्त अन्य सभी स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त की गई, कर के अतिरिक्त अन्य सभी स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि इसके अंतर्गत आती है, धनराशि इसके अंतर्गत आती है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, गैर कर राजस्व प्राप्तियों में सार्वजनिक उपक्रमों से, गैर कर राजस्व प्राप्तियों में सार्वजनिक उपक्रमों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश, प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश एवं लाभ, सरकार को आंतरिक एवं बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज, सरकार को आंतरिक एवं बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज, शुल्क एवं जुर्मानों से होने वाली प्राप्तियां, शुल्क एवं जुर्मानों से होने वाली प्राप्तियां, मुद्रा को छापने एवं डाक टिकट को छापने, मुद्रा को छापने एवं डाक टिकट को छापने, मुद्रा को छापने एवं डाक टिकट को छापने, सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान, सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान, प्राप्त किए गए अनुदान इत्यादि शामिल होते हैं, इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हो, अर्थात जो परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हो, अर्थात विक्रय का फल हो, अर्थात इनकी विक्रय का परिणाम हो, फल हो, अर्थात इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं। हाईलाइट कीजिएगा, इन प्राप्तियों से सरकार की
परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं। इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं। इसमें तो मैंने आप लोगों को लिखाया था, फिर भी लिख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। इसके तहत विनिवेश, ऋण वसूली, इसके तहत विनिवेश, ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण एवं सहायता, विदेशी ऋण एवं सहायता, भविष्य निधि जमा, भविष्य निधि जमा, पेंशन फंड जमा, पेंशन फंड जमा, अल्प बचत जमा, अल्प बचत जमा, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां एवं सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक एवं बाह्य ऋण। आप ध्यान से सुनिएगा। व्यय भी आता है ना आपका, पूंजीगत व्यय भी होता है। पूंजीगत व्यय या कहीं की जो राजस्व व्यय होता है, ये पहले दो प्रकार का होता था, दो प्रकार में बांटा गया था। एक आपने देखा था योजना, पहले था विकासात्मक, गैर विकासात्मक, बाद में संशोधित करके कर दिया गया था योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध। तो योजनाबद्ध व्यय का मतलब होता है कि जब योजना बना करके व्यय किया जाए, जैसे पहले योजना आयोग था, वो योजनाएं बनाता था, फिर उसके आधार पर सरकार खर्चा करती थी, जनता के लिए काम करती थी। बाद में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और अभी क्या काम कर रहा है, नीति आयोग काम कर रहा है। तो अगर नीति आयोग के द्वारा इस तरह की योजनाएं बना करके खर्चा की जाती है तो वो योजनागत, और अगर इस तरह की किसी भी आयोग के द्वारा कोई भी नीति बनाए बिना ही खर्चा किया जाता है तब वो क्या हो जाता है आपका गैर योजनागत। तो इसमें कुछ मुझे लगता है नोट नहीं करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, एडिट कीजिएगा बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। बजट के प्रकार, बजट भी कई प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा जेंडर बजट, पहला जेंडर बजट, दूसरा एक समान मद बजट, एक समान मद बजट, एक समान मद बजट। तीसरा शून्य आधार बजटिंग, शून्य आधार बजटिंग, शून्य आधार बजटिंग। और आपका चौथा है आउटकम बजट, आउटकम बजट। और पांचवा है निष्पादन बजट। कितने प्रकार के बजट हो गए? 5। जेंडर बजट, एक समान मद बजट, शून्य आधार बजटिंग, आउटकम बजट और निष्पादन बजट। ये 5 प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। इसमें आप हेडिंग कीजिएगा। देखिए, एक समान मद बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा रहे और ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पहले यूज किया जाता था, ये चलन में नहीं है। अब रीडिंग कीजिएगा निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट जिसे कहते हैं। निष्पादन बजट इसी को इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आम बजट से भारत सरकार द्वारा 1975-76 के 1975-76 के भारत सरकार द्वारा 1975-76 के आम बजट से निष्पादन बजट की शुरुआत की गई। आम बजट से निष्पादन बजट की शुरुआत की गई। आम बजट से निष्पादन बजट की शुरुआत की गई। पारंपरिक एक समान मद बजट के विपरीत, पारंपरिक एक समान मद बजट के विपरीत, यानी पहले परंपरा में क्या था, एक समान मद बजट, इसके विपरीत में लाया गया निष्पादन बजट। वही कह रहा है पारंपरिक एक समान मद बजट के विपरीत, एक समान मद बजट के विपरीत निष्पादन बजट से संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, निष्पादन बजट से संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य परिलक्षित होते हैं, उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। इन लक्ष्यों को एक कार्यनीति के माध्यम से, इन लक्ष्यों को कार्यनीति के माध्यम से, इन लक्ष्यों को कार्यनीति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कार्यनीति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। करने का प्रयास किया जाता है। अब रीडिंग कीजिएगा आउटकम ऑब्लिक परिणाम बजट। आउटकम ऑब्लिक परिणाम बजट, आउटकम को परिणाम बजट कहते हैं। आउटकम को ही परिणाम बजट कहते हैं, परिणाम बजट, आउटकम परिणाम बजट। आउटकम बजट वह बजट है जिसमें सरकार के विभिन्न, आउटकम बजट वह बजट है जिसमें सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। यह विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। यह विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के, यह विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। आउटकम बजट का प्रयोग सरकार की बजटीय प्रक्रिया में, आउटकम बजट का प्रयोग सरकार के बजटीय प्रक्रिया में
सरकार के बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। पारदर्शिता लाने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। पारदर्शिता लाने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। पहला आउटकम बजट संसद द्वारा 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया। पहला आउटकम बजट संसद द्वारा पहला आउटकम बजट संसद द्वारा 2005 को पारित किया गया। पहला आउटकम बजट संसद द्वारा 2005 को पारित किया गया। 2005 को पारित किया गया। नेक्स्ट हेडिंग शून्य आधार बजटिंग। शून्य आधार बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। शून्य आधार बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। इसमें नोट कीजिएगा। शून्य आधार बजटिंग की अवधारणा 1970 के दशक में प्रारंभ हुई। शून्य आधार बजटिंग की अवधारणा 1970 के दशक में शून्य आधार बजटिंग की अवधारणा 1970 के दशक में प्रारंभ हुई। वित्त मंत्रालय ने सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को वित्त मंत्रालय ने सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को संबोधित अपने 10 जुलाई 1986 के पत्र के माध्यम से संबोधित अपने 10 जुलाई 1986 के पत्र के माध्यम से 10 जुलाई 1986 के पत्र के माध्यम से शून्य आधारित बजट पद्धति शून्य आधारित बजट पद्धति औपचारिक रूप से लागू की। शून्य आधारित बजट पद्धति औपचारिक रूप से लागू की। शून्य आधारित बजट पद्धति औपचारिक रूप से लागू की। भारत में शून्य आधार बजटिंग को 1987-88 की आम बजट के साथ शुरू किया गया। भारत में शून्य आधार बजटिंग को 1987-88 के आम बजट के साथ शुरू किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट पद्धति शून्य बजट पद्धति इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट पद्धति चक्र शून्य से शुरू होती है। प्रत्येक बजट पद्धति चक्र शून्य से शुरू होती है। शून्य से शुरू होती है। सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता में कमी लाने हेतु सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता में कमी लाने हेतु इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है।
इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा जेंडर बजट या जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग जेंडर बजटिंग नेक्स्ट हेडिंग, इसमें नोट कीजिएगा। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा का शुरुआत जेंडर बजटिंग की अवधारणा का शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005-6 के आम बजट से की गई। वित्तीय वर्ष 2005-6 के आम बजट से की गई। वित्तीय वर्ष 2005-6 के आम बजट से की गई। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में हाईलाइट कर लीजिएगा। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है। जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है, जेंडर बजटिंग कहलाता है। लिंग के आधार पर करता है, जेंडर बजटिंग कहलाता है। अब इसमें अगर लिखा है तो बहुत डिटेल है, यानी कि इस छोटे से लाइन में ही समझ में आ गया कि जितने भी पैसे का कार्यों का आवंटन किया जाएगा उसमें महिलाओं को और बच्चों को ध्यान में रख के किया जाएगा। इसी को कहा जाता है जेंडर बजटिंग, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़े, वो जो पीछे रह गई हैं हर क्षेत्र में उसमें भी वो आगे आए और बराबर का उनको हक मिले और वो भी क्या उभरे आगे बढ़े। इसी को ध्यान में रख करके क्या बनाया जाता है, जेंडर बजट बनाया जाता है। तो ये है आपका जेंडर बजट, जैसे महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रख के कार्यों का और संसाधनों का आवंटन किया जाता है, जो हमने कब से शुरू किया है, 2005-6 के आम बजट से। और पहली बार जेंडर बजट दुनिया में किस देश ने शुरू किया था, ऑस्ट्रेलिया ने। कब शुरू किया था, 1982 में। दूसरा जो है ये हमारा एक समान मध्य बजट, ये हमारा परंपरागत बजट था जिसको हमने छोड़ दिया। इसके बाद हमने क्या शुरू कर दिया, निष्पादन बजट। कब से, 1975-76 से। निष्पादन बजट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेवलपिंग बजट। निष्पादन बजट को क्या कहते हैं इंग्लिश, परफॉर्मेंस बजट। यानी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर साल बजट बना रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं अपने हिसाब से, आपको कोई मतलब रोक टोक नहीं है, जांच नहीं है। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि इस बार हमने इस साल के बजट में हमने क्या क्या जो है रखा है, हम क्या क्या प्राप्त करने वाले हैं और आपने उस पर कितना बढ़िया काम किया, आपने क्या परफॉर्मेंस किया इस बार के बजट में। तो निष्पादन बजट को परफॉर्मेंस बजट, इससे क्या होता है, जवाबदेही। जब आपसे ये कहा जाए कि हमें सिलेक्शन चाहिए, अब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन हुआ इसका मतलब आपने मेहनत किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब आपने मेहनत नहीं किया। ऐसे ही सरकार का क्या देखा जाता है हर साल, परफॉर्मेंस, कि पिछले साल आपने बजट में ये चीज़ें रखी थी तो
तो उसको आपने कितना हद तक प्राप्त किया, उसे जो भी लक्ष्य रखा जाता है उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? निष्पादन बजट। और इसी से जुड़ा हुआ है आउटकम बजट, जो कि 2005 से शुरू हुआ। आउटकम बजट को भी क्या कहते हैं? परिणाम बजट, कि आपका क्या परिणाम आया इस बजट को बनाने के बाद, आपने कितना काम किया, उसका कुछ निष्कर्ष भी निकला कि नहीं, कुछ परिणाम आया कि नहीं। अब ये क्या है? एक प्रकार से जवाबदेही बनती है। जब आपसे परिणाम मांगा जाए, जब आपसे निष्कर्ष मांगा जाए, तब क्या होता है? जवाबदेही। जैसे मैंने आज आपको बताया, मैं बोलूँगी कल मुझे क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे उत्तर चाहिए। अगर आपने उत्तर दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने घर जाके रिविजन किया, मेहनत किया। आपने उत्तर नहीं दिया तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपने जाकर के घर पढ़ाई नहीं किया। वैसे ही बजट आपने बनाया तो आपने अगर अच्छे से काम किया तो आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो आप क्या देखा जाता है? उनका निष्पादन किस तरह, परफॉर्मेंस क्या है, और परफॉर्मेंस जब अच्छा रहता है तो आउटकम भी अच्छा आता है, परिणाम अच्छा आता है। तो अब सरकार को ध्यान देना पड़ता है निष्पादन, आउटकम पर। और ये कहाँ कैसे प्राप्त करेंगे? शून्य आधार बजटिंग के द्वारा। ये कब से आई अवधारणा? 1987 के आम बजट से। शून्य आधार बजटिंग का मतलब ये है कि पहले की सरकारें क्या करती थी? दिमाग लगाती थी। वो जैसे मान लीजिए इस बार कोई सरकार है, सबको पता है कि 5 सालों के लिए ही हमारी सरकार रहेगी, अगले साल का हाँ, यानी कि आपके पास जो इनकम है आपने उससे बहुत सारा बजट बना लिया, ढेर सारे आपने योजनाएं शुरू कर दी, और इस योजनाओं के नाम पे आपने पैसे तो ले लिए, लेकिन उस योजना को पूरा करते करते आपका टाइम पूरा हो गया और कोई और सरकार बन गई। तो अब जो नई सरकार आई, अब उसके पास एक आधार बन जाएगा कि पुरानी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं तो शुरू करी थी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। उसको पूरा करने के लिए हमें और पैसा चाहिए, प्लस हम जो नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी हमें अलग से पैसा चाहिए। तो ऐसे में पता नहीं चलता था कि पुरानी योजनाओं पर ये कितना पैसा लगा के पूरा कर रहे हैं, फिर नई योजनाओं पे कितना लगा रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि पुरानी योजनाओं के नाम पे या पुरानी सरकार के गलतियों के नाम पे लोग और पैसा ना लें या एक तरह से पैसे का दुरुपयोग ना करें, उन्होंने कहा क्या कि आप पुरानी योजनाओं को भूल जाइए, नए सिरे से शुरुआत कीजिए, शून्य आधार से शुरुआत कीजिए, शून्य से बजट बनाइए और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस आप दिखाइए, आउटकम दिखाइए। इसी को कहा गया शून्य आधार बजटिंग। हर साल नए सिरे से शुरुआत, नई योजनाएं, नया काम। तो इसी को क्या कहा गया? शून्य आधार बजटिंग, जो शुरू हुआ कब? 1987। तो ये 5 प्रकार के बजट हैं जिसमें से अब इसका उपयोग नहीं होता। शून्य आधार बजटिंग अभी भी चल रहा है, आउटकम बजट, निष्पादन बजट और आपका जेंडर बजट। ये सारी चीज़ें कब से शुरू हुई हैं? ईयर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ईयर पूछा जा सकता है कि कब से इस बजट को हमने लिया है या इस बजट का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस बजट में क्या होता है। अब रीडिंग कीजिएगा बजट की स्थितियाँ। बजट की स्थितियाँ, बजट की स्थितियाँ, बजट की स्थितियाँ। बजट की स्थितियाँ ये लगभग 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट मतलब समझते हैं? संतुलित मतलब समझते हैं? संतुलन बनाए रखना। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में क्या कहेंगे संतुलित बजट को? यानी कि आप जितने का आपने एस्टिमेट बनाया कि हमें ये काम करना है और उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए, यानी कि आय और जो व्यय है वो दोनों क्या हो? संतुलित। जितना आय उतना ही व्यय, या जितना इनकम उतने में ही आपका काम हो जाए, तो इसी को क्या कहेंगे? संतुलन बना हुआ है। संतुलित है यानी कि दोनों बराबर है, आय और व्यय। संतुलित बजट बराबर आय बराबर व्यय, यानी कि दोनों क्या हो गया आपका? बराबर है। और असंतुलित बजट यानी कि जब आपके व्यय से आय या तो ज़्यादा हो या तो कम, या आपकी आय से व्यय या तो ज़्यादा हो या तो कम, यानी कि दोनों बराबर ना हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसी को क्या कहते हैं? असंतुलन। यानी कि संतुलन में नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित जो है बजट। आधिक्य बजट, आधिक्य यानी कि जब व्यय से ज़्यादा आपके पास आय हो या आय से ज़्यादा आपके पास व्यय, मतलब बजट आधिक्य मतलब आय ज़्यादा, व्यय से ज़्यादा आपके पास क्या है? आय है।
तब आपका क्या हो जाएगा अधिक, यानी कि आप अधिकता में है, व्यय कम है और आय आपके पास ज़्यादा है, या आय की अपेक्षा आपका व्यय कम है, यानी कि इनकम जितना उतने खर्चे नहीं है, आप बचत कर सकते हैं दूसरे काम के लिए, तब इसे क्या कहेंगे, बजट अधिक। और बजट घाटा कब कहेंगे, यानी कि आय कम और व्यय ज़्यादा, जितना आप खर्चा करना चाह रहे हैं उतने का आपके पास इनकम नहीं है, अब आपको ऋण वगैरह लेना पड़ेगा उस जरूरत को पूरा करने के लिए, जिसे को क्या कहेंगे, बजट घाटा। तो बजट भी कितने प्रकार के हो गए, 4। कौन कौन से, मतलब स्वरूप प्रकार का कहेंगे, स्वरूप कहेंगे कि 4 स्वरूप के होते हैं, या तो संतुलित होगा, या असंतुलित होगा, या आदि के होगा, या घाटे का होगा। तो लिखवाने की जरूरत है क्या, समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं आएगा तो ये 4 बातें तो लिख लीजिएगा कि स्थितियाँ क्या होती है बजट की, संतुलित होता है, असंतुलित होता है, आदि के होता है और कम, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। आप हेडिंग कीजिएगा, बजट घाटा, या हेडिंग कर लीजिएगा घाटे के प्रकार, घाटे के प्रकार, घाटे के प्रकार, घाटे के प्रकार में, घाटे के प्रकार, घाटे का भी कई प्रकार है। घाटे के प्रकार में पहला है आपका वित्त के आधार पर, वित्त के आधार पर, वित्त के आधार पर, वित्त के आधार पर 2 है, बजट घाटा और मौद्रिक घाटा। बजट घाटा और आपका मौद्रिक घाटा। बजट घाटा और मौद्रिक घाटा। इसके बाद आपका विनिमय के आधार पर, विनिमय के आधार पर, विनिमय के आधार पे आपका ये भी कई प्रकार का है, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। दूसरा है आपका राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे में भी 2 प्रकार का है, सकल राजकोषीय घाटा और निवल राजकोषीय घाटा। सकल राजकोषीय घाटा, निवल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और निवल राजकोषीय घाटा। और नेक्स्ट है अन्य आधार, राजस्व घाटा। एक और है प्राथमिक घाटा, इसी में है आपका, इसी का एक और है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा में है आपका सकल प्राथमिक घाटा और निवल प्राथमिक घाटा।
इसका चौथा प्रकार है पूंजीगत घाटा। इसका तीसरा प्रकार अन्य आधार क्रियात्मक घाटा और मौद्रिक घाटा। अन्य आधार अन्य आधार में दो घाटे के प्रकार में पहला है आपका वित्त के आधार पर घाटा, दूसरा विनिमय के आधार पर घाटा और तीसरा अन्य आधार पर घाटा। विनिमय आधार पर घाटा भी आपका 4 प्रकार का है। एक है राजस्वगत घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है आपका प्राथमिक और चौथा है आपका पूंजीगत। ये डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। क्या हुआ बेटी? हाँ, ये अन्य आधार पर जो घाटा आता है ना, उसमें क्रियात्मक घाटा और मौद्रिक घाटा आता है। कोई जितना समझ में आया हो तो पूछिए, बता दें। अब वो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, रेडी कीजिएगा। बजट घाटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई बात ना समझ में आ रही तो पूछिए। अब आ रहा है सब? आप हेडिंग कीजिए बजट घाटा, बजट डेफिसिट, बजट घाटा। बजट घाटा से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बजट घाटा से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय, जिसमें सरकार का बजट व्यय, जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। सरकार का बजट व्यय सरकार के बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। जब कुल सार्वजनिक व्यय में से कुल सार्वजनिक प्राप्तियों को घटा दिया जाता है तो जब कुल सार्वजनिक व्यय में से कुल सार्वजनिक प्राप्तियों को घटा दिया जाता है तो बजट घाटा अथवा बजेटरी घाटा प्राप्त होता है। तो बजट घाटा अथवा बजेटरी घाटा प्राप्त होता है।
समझ में आया? यानी कि क्या होगा, बजट बराबर कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय। बात समझ में आया? माइनस क्या कर रहे हैं हम, कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय, तब आपका निकल के क्या आएगा, बजट घाटा। समझ में आया? यानी कि बजट घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि जितनी भी प्राप्तियां हो रही हैं उसमें से माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां और कुल पूंजीगत प्राप्तियां कर देंगे तो आपका बजट घाटा आ जाएगा। और बजट घाटे में मोस्टली हम व्यय से प्राप्तियों को भी घटाते हैं, क्योंकि जब जो ज़्यादा रहता है उसमें से हम कम को घटाते हैं, तो भी आपका आ जाएगा कुल व्यय में से प्राप्तियों को घटाने पर। अब हेडिंग लीजिएगा राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय, राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों को शामिल नहीं किया जाता। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों को शामिल नहीं किया जाता। तो राजस्व घाटा कैसे निकलेगा? राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, यानी कि राजस्व व्यय में से क्या घटा देंगे? राजस्व प्राप्ति, तो आपका क्या आ जाएगा? राजस्व घाटा। इसे पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। आगे लिख दीजिएगा राजस्व व्यय को कम करने के तरीके। राजस्व व्यय को कम करने के तरीके, कौन कौन से उपाय अपना करके सरकार अपने राजस्व व्यय को कम कर सकती है ताकि राजस्व प्राप्तियां बैलेंस हो सके। पहला पॉइंट, सरकार अपने राजस्व व्ययों में कटौती की योजना बनाकर, सरकार अपने राजस्व व्ययों में कटौती की योजना बनाकर, सरकार अपने राजस्व व्ययों में कटौती की योजना बनाकर व्ययों का विवेकीकरण कर सकती है। सरकार अपने राजस्व व्ययों में कटौती की योजना बनाकर व्ययों का विवेकीकरण कर सकती है। सरकार अपने राजस्व व्ययों में कटौती की योजना बनाकर व्ययों का विवेकीकरण कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार सामान्य जनता, आरबीआई, सरकार सामान्य जनता,
कॉमा RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। सरकार, सामान्य जनता, भारतीय रिजर्व बैंक या शेष विश्व से उधार के माध्यम से या शेष मतलब अन्य विश्व से उधार के माध्यम से RBI या शेष विश्व से उधार के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकती है, कोष प्राप्त कर सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सरकार सार्वजनिक उद्यमों के अपने स्वामित्व, सरकार सार्वजनिक उद्यमों के अपने स्वामित्व, सार्वजनिक उद्यमों मतलब उद्यमों के अपने स्वामित्व ब्रैकेट में शेयर कर लीजिएगा, स्वामित्व ब्रैकेट में शेयर ब्रैकेट बंद को बेचकर विनिवेश के माध्यम से को अपने स्वामित्व को बेचकर विनिवेश के माध्यम से विनिवेश पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर में। विनिवेश क्या है, सरकार क्यों करती है विनिवेश के माध्यम से एवं अन्य परिसंपत्तियों के विक्रय द्वारा कोष प्राप्त कर सकती है, एवं अन्य परिसंपत्तियों के विक्रय के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकती है, अन्य परिसंपत्तियों के विक्रय के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें नोट कीजिएगा, प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वित्तीय वर्ष, प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वित्तीय वर्ष, प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा को वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से प्रभावी वित्तीय वर्ष 2011-12 वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के माध्यम से शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से शुरू किया गया तथा 2012-13 केंद्रीय बजट से शुरू किया गया तथा 2012-13 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की तथा 2012-13 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की व्यवस्थाओं को एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया गया। बजट प्रबंधन अधिनियम की व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया।
इसका प्रयोग राजस्व खाते में संरचनात्मक असंतुलन को इसका प्रयोग राजस्व खाते में संरचनात्मक असंतुलन को व्यक्त इसका प्रयोग राजस्व खाते में असंतुलन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। असंतुलन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच का सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच का ऋणात्मक अंतर होता है। राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्ययों के बीच का ऋणात्मक अंतर होता है। ऋणात्मक अंतर होता है। यदि राजस्व व्यय में से हाईलाइट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है मुझे? यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। अब इसको शॉर्ट में आप कर सकते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा माइनस राजस्व व्यय, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर ब्रैकेट में राजस्व व्यय माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के ब्रैकेट में राजस्व व्यय माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, अनुदान ब्रैकेट बंद माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां यहाँ पे सिंपल से देखेंगे तो राजस्व घाटा का मतलब होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, तो आपका क्या आता है राजस्व घाटा। लेकिन यहाँ पे प्रभावी राजस्व घाटा कह रहा है, आप पहले ध्यान से सुन लीजिए कि प्रभावी राजस्व घाटा किसे कह रहे हैं।
अभी मैंने आपको बताया कि जो टोटल राजस्व से सरकार को इनकम होती है उसी को कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा अन्य करों के रूप में उन्हें मिलती है। और उसके बाद जो सरकार इससे व्यय करती है उसे कहते हैं राजस्व व्यय। अगर राजस्व घाटे में चल रहा है इसका मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय ज्यादा है इसलिए हम माइनस किसे कहेंगे, राजस्व प्राप्तियों को, क्योंकि प्राप्तियां कम। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? अब देखिए सरकार मतलब खर्चा करती, व्यय करती है बहुत सारी जगहों पे करती है, जैसे ब्याज की अदायगी के लिए करती है, सब्सिडी के लिए करती है, खाद्य प्रबंधन के लिए करती है, प्लस राज्य सरकारों को अनुदान देने के लिए करती है। कल बताया था ना, जाता कहाँ है। तो राज्य सरकारों को जो अनुदान देती है केंद्र सरकार, उस अनुदान का मतलब होता है सहायता के रूप में पैसे देना। तो जब राज्य सरकारों को सहायता के रूप में पैसे देगी तो राज्य सरकार उस पैसे का उपयोग करके अपने राज्य में नई नई परियोजनाएं, योजनाएं लागू कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पे रोजगार का सृजन हो सकता है, नई नई परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकता है। तो फिर वो व्यय कहाँ हुआ? फिर तो निवेश हो गया। केंद्र सरकार का इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया? निवेश हो गया, वो व्यय नहीं माना जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान में से वो पैसा जो राज्य उपयोग करके पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन कर दे, उद्योग बना दे, रोड बना दे और कोई काम करवा दे जिससे रोजगार और पैसे आने लगे, तो फिर वो व्यय नहीं हुआ, वो क्या हो गया? निवेश हो गया। तो ये क्या हो गया? पूंजीगत प्राप्तियां। वही देखिए आपने क्या लिखा है, प्रभावी राजस्व घाटा ब्रैकेट में राजस्व व्यय से माइनस करते हैं, तो माइनस हम इसे क्या कर देंगे? पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो अनुदान दिया गया उसको पहले हम घटा देंगे, राजस्व व्यय में से इस हिस्से को घटा देंगे जिससे परिसंपत्तियां सृजित होती हैं। उसके बाद हम माइनस क्या करेंगे? राजस्व प्राप्तियां, यानी कि इसको हम हटा के माइनस करेंगे व्यय में से, क्योंकि वो व्यय नहीं है बल्कि क्या है? निवेश है, क्योंकि उससे नई परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है। इसीलिए इसी को क्या कहा गया? प्रभावी राजस्व घाटा। यानी कि जहाँ पे राजस्व घाटा प्रभावी है हम उसी को लेंगे, जहाँ पे इसका प्रभाव नहीं है उसको हम हटा देंगे। किसे हटा देंगे? जो अनुदान के रूप में प्राप्त संपत्तियों से परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप कहते हैं कि मैं अपने एक बेटे के ऊपर इतना खर्चा करता हूँ, दूसरे के ऊपर इतना खर्चा करता हूँ, लेकिन उस बच्चे ने मुझसे पैसा लेने के बाद कोई उद्योग लगा दिया और उसमें 2-4 लोगों को रोजगार दे दिया और पैसे का सृजन करने लगा, तो वो खर्चा निवेश हो गया ना, कि आपने अपने बेटे के माध्यम से क्या किया है? निवेश किया, जहाँ से रोजगार और पैसे आ रहे, तो वो व्यय नहीं माना जाएगा। ऐसे ही केंद्र सरकार जब राज्य को देती है, राज्य अपने यहाँ कोई परिसंपत्ति का सृजन करते हैं तो व्यय नहीं होता, वो क्या हो जाता है? निवेश हो जाता है। इसलिए हम उसको हटाने के बाद ही व्यय में से प्राप्तियों को माइनस करेंगे। आप समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, किसे कहते हैं, तो ये कंफर्म है। अब आगे बढ़ेंगे, रीडिंग कीजिएगा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर, मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। राजस्व घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों, राजस्व घाटे का संबंध, राजकोषीय घाटे का संबंध
सरकार के सभी व्ययों, राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों, अब सभी व्ययों में समझ रहे हैं ना, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों आ जाएगा, ठीक है, कि लिखवाना पड़ेगा ब्रैकेट में राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों, ब्रैकेट में कर सकते हैं राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, सभी व्ययों ब्रैकेट बंद, तथा सभी प्राप्तियों ब्रैकेट में राजस्व प्राप्तियां और प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, सभी व्ययों तथा सभी प्राप्तियों से होता है राजकोषीय घाटा कुल व्ययों, राजकोषीय घाटा कुल व्ययों की कुल प्राप्तियों पर आधारित है। राजकोषीय घाटा, बार-बार मुझे राजस्व घाटा मैं बोल दे रही हूँ, राजकोषीय घाटा कुल व्ययों की कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। राजकोषीय घाटा कुल व्ययों की कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। बात समझ में आया? ऐसा तो नहीं कि सर चकरा गया, बहुत आसान है। आपने राजस्व घाटे में देखा सिर्फ राजस्व को ले रहे थे, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को घटा दिए तो राजस्व घाटा आ गया। प्रभावी राजस्व घाटे में आपने देखा कि राजस्व व्यय में से पहले हम परिसंपत्तियों को हटा देंगे जिससे पूंजी का सृजन हुआ, उसके बाद हम प्राप्तियों को माइनस करेंगे। अब बात हो रही राजकोषीय घाटा, तो राजकोष में तो पैसा राजस्व से ही आएगा और पूंजी से ही आएगा, यानी कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, वो सभी मिला के क्या हो गई राजकोषीय घाटा, क्योंकि राजकोषीय घाटा बड़ी बात है जिसमें सारे समाहित हो जाते हैं। अब राजकोषीय के साथ घाटा शब्द जुड़ गया, घाटे से तो आपको पता ही चल रहा ना कि लाभ कम नुकसान ज्यादा, यानी कि प्राप्तियां कम व्यय ज्यादा। तो राजकोषीय घाटा का मतलब है कि समग्र जो आय हो रहा है हमें, चाहे वो राजस्व से हो रहा है या पूंजी से, उस पर व्यय हमारा ज्यादा है, चाहे वो राजस्व व्यय हो या पूंजीगत व्यय हो या दोनों मिला के, उसी को हम क्या कहेंगे राजकोषीय घाटा। कोई दिक्कत? अब इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, राजस्व घाटा बराबर कुल व्यय, राजकोषीय घाटा, सॉरी बार-बार राजस्व बोलते मैं, राजस्व बोलते बोलते वही फील हो गया है। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा, पहले हम किसे लेंगे, व्यय को लेंगे या प्राप्तियों को लेंगे, व्यय को लेंगे ना, ठीक। तो कुल व्यय ब्रैकेट में राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय बराबर कुल व्यय, ब्रैकेट में क्या क्या राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, ब्रैकेट बंद करेंगे माइनस, ब्रैकेट बंद, इसके बाद माइनस माइनस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और जोड़ेंगे, क्या वो है कि उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां, किसे छोड़कर माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां। अब कुल प्राप्तियों में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत राजस्व प्राप्तियां
हो गया राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब कुल प्राप्तियां जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, लेकिन किसे हटा के, जो उधार में सरकार ने पैसा लिया है उसे घटा करके ये आपका आ जाएगा राजकोषीय घाटा। रीडिंग कीजिएगा। राजकोषीय घाटे के प्रकार। राजकोषीय घाटे के प्रकार आपने लिखा है ना, ये देखिए राजकोषीय घाटे के 2 प्रकार लिखे हैं ना, सकल राजस्व राजकोषीय घाटा और निबद्ध राजकोषीय घाटा। तो हेडिंग करना है आपको राजकोषीय घाटा, घाटे के प्रकार, राजकोषीय घाटे के प्रकार। उसमें पहला हेडिंग सकल राजकोषीय घाटा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। सकल राजकोषीय घाटा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। इसमें नोट कीजिएगा सकल राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों, सकल राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों ब्रैकेट में बाह्य अनुदानों सहित, ब्रैकेट में बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, अनुदानों सहित, ब्रैकेट में बाह्य अनुदानों सहित सकल राजकोषीय घाटा, कमा राजस्व प्राप्तियों, ब्रैकेट में बाह्य अनुदानों सहित, ब्रैकेट बंद, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर कुल व्यय, जिसमें ऋण वसूली की लागत घटाकर, जिसमें ऋण वसूली की लागत घटाकर ऋण शामिल होते हैं, ऋण शामिल होते हैं का आधिक्य होता है, ऋण शामिल होते हैं का आधिक्य होता है। सीधा सीधा कह रहा है कि जो आय है, राजस्व प्राप्ति है, उसमें राजस्व व्यय ज्यादा है, लेकिन प्राप्तियों में किसे नहीं ले रहा है, जो बाहर से सहायता और ऋण मिला है, और व्यय में किसे नहीं ले रहा है, जो ऋण वसूलने में लगता है पैसा, उसको हटा के तब आपका कौन आ जाएगा, सकल राजकोषीय घाटा। सकल राजकोषीय घाटा में कह रहा राजस्व प्राप्तियों में से माइनस राजस्व व्यय, ना करके सीधा कह रहा राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा राजस्व व्यय। लेकिन राजस्व प्राप्तियों में ऋण और सहायता को आप नहीं लेंगे जो आपको विदेशों से मिला है, और व्यय में ऋण वसूलने में जो खर्चा है उसको नहीं लेंगे, उसके बाद व्यय क्या है, प्राप्तियों से ज्यादा है। बात समझ में आए? मैं कह रही हूँ अभी आप लोगों का बड़ा टेक्निकल चैप्टर चल रहा है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर समझने में समस्या हो रही हो तो बताइए, तो फिर मैं और इसको अपनी भाषा में बताऊँ। इसको अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, शॉर्ट वाला तो और थोड़ा टिपिकल हो जाता है, अगर कहिए तो लिखवा दें शॉर्ट में भी, बताइए। ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से समझ में आ रहा है। इसमें जो उधार है राजकोषीय घाटा में, वो उधार जो सरकार ली, जो सरकार उधार दी है, कौन सा उधार? इसमें राजकोषीय घाटा में कह रहा है कुल व्यय, यानी कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस क्या करेंगे, उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां, जो उधार इन्हें मिला है वही तो कह रहा है। सरकार को उधार मिला है, सरकार ने उधार दिया है, क्या लिखा है, उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां, यानी कि जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें से उधार को हटा दीजिए। वही तो यहाँ भी कर रहा है, सकल में इनको जो प्राप्त हुआ उसमें से जो विदेशों से इनको सहायता और ऋण मिला उसको हटा दीजिए, उसके बाद प्राप्तियां,
और कुल व्यय में से क्या हटा दीजिए, जो ऋण वसूलने में अतिरिक्त व्यय हुआ है। किसी से ऋण वसूलना होगा तो पैसे लगते हैं, फिर किसी को आप लगाओगे, फिर वो वसूलेगा, फिर उसके बदले में वो कमीशन लेगा आपसे, तब तो आपको वसूल करेगा। तो वो जो व्यय है वसूलने में, उसको जब घटा देंगे तब वो जो व्यय है तब वो क्या है, राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा है। एक लाइन में करवाओ क्या, फार्मूले में करेंगे। चलिए आप लोगों को फार्मूला हाँ बेटे सब हटा दे रहे हैं। चलिए सकल राज क्या है, हेडिंग बोलिए, सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या कहना है, राजस्व प्राप्तियां लेकिन किसे हटा के, जो विदेशों से, मतलब देश के बाहर, मतलब विदेश, बाहर है क्या घटाएंगे, बाहर अनुदान और कुछ है, अनुदान के अलावा भी कुछ है कि केवल अनुदान, केवल अनुदान है, ठीक है। अनुदान पर क्या ज्यादा है, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और इसमें से क्या घटा के ज्यादा है, ऋण वसूली, ऋण वसूली। आगे क्या है सेंटेंस, ऋण वसूली की लागत को घटाना, ऋण वसूली यानी कि राजकोषीय घाटा मतलब बराबर राजस्व प्राप्तियां, इस पर क्या ज्यादा है, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय अधिक है। अब प्राप्तियों में आप किसे हटा रहे हैं, माइनस, वह अनुदान को कर रहे हैं, और राजस्व व्यय में से किसे हटा रहे हैं, माइनस ऋण वसूली पर जो लागत आई है उसे, तब आपका क्या आएगा, सकल राजकोषीय घाटा। अभी समझ में आया, दिमाग हैंग हो गया। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, या ऐसे कर लीजिए, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति में इसको छोड़ के ना, हाँ अभी तो मैं कह रही हूँ, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अच्छा सही किया मैंने, तब प्लस कर लीजिए, मुझे लगा कि वो नहीं है, तो ये प्लस कर लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, ठीक। राजस्व व्यय मतलब ये आपका राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, यानी कि व्यय ज्यादा है और प्राप्तियां कम है। प्राप्तियों में आप किसे ले प्लस करेंगे, प्लस अनुदान, और माइनस किसे कर देंगे, राजस्व व्यय में माइनस करेंगे ऋण वसूली की लागत, ऋण वसूली की लागत। अब क्या हो गया आपका, बराबर राजकोषीय घाटा। अभी कुछ समझ में आया, राजकोषीय घाटे में आप क्या करेंगे, राजस्व व्यय चूंकि ज्यादा है, घाटा कब होता है, जब व्यय ज्यादा होता है, तो राजकोषीय व्यय में से किसे घटाएंगे, राजकोषीय प्राप्तियों को, लेकिन राजकोषीय व्यय में से भी हम किसे माइनस कर देंगे, जो ऋण वसूली में खर्चा आता है, और राजस्व प्राप्तियों में हम किसे प्लस कर लेंगे, तो बाहर से जो आपको सहायता मिलता है उसको, वही हो गया आपका सकल राजकोषीय घाटा। अभी कुछ नॉर्मल हुआ या अभी भी समस्या है, बताएं। मतलब इन दोनों को करने के बाद हाँ, इन दोनों को करने के बाद जो आएगा वही आपका सकल राजकोषीय घाटा होगा। बस हो जाएगा।
बहुत हल्की लाइट। आगे बढ़े, रहने दे। अब आज मुझे लग रहा है दिमाग आप लोगों का हैंग हो गया, अभी रहने देते हैं। कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे और कल इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको भी पूछेंगे, तो रिवीजन करके आइएगा, ठीक। और नहीं समझ में आएगा तो फिर से कल पूछ लीजिएगा, फिर से समझा देंगे। कोई भी टर्म्स अगर नहीं समझ में आती हैं तो बेझिझक कल आके पूछिएगा। नहीं मैम, मतलब इसमें जो है राजस्व प्राप्तियां है मैम, हाँ। तो इसमें बाल अनुदान सहित मतलब इसको हाँ। ऐड कर लीजिए। जो राजस्व व्यय है उसमें जो भी वसूलने में लागत लगी है उसको माइनस कर देंगे। बस बस तो फिर मतलब बाद में इसको भी घटाएंगे, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो आप। सकल राजकोषीय नहीं घटना मैम, प्राप्त। हाँ आप माइनस लगाएंगे ना, देखिए राजस्व वाला। हाँ तो बेटे राजस्व व्यय में से माइनस राजस्व प्राप्ति को ही तो करेंगे, क्योंकि व्यय ज्यादा है प्राप्ति कम है। जो ज्यादा होता है उसी में से तो घटाते हैं, कम में से ज्यादा कैसे आप घटाओगे, है ना। हमेशा ज्यादा में से कम ही घटाना। घाटे का मतलब है कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से आप इसे घटाइए। समझ गए? शुक्र है। नहीं तो मैं फिर से समझाने जा रही थी, ठीक है। अगर अभी भी ना आए तो कल फिर से आइएगा, फिर समझाएंगे। तब भी नहीं आएगा तो फिर समझाएंगे। आगे में चली जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।